ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर जनरल बाजवा, और जिसमें मेरा ये कहना था कि जी जो इस वक्त मुल्क जहाँ पहुँचा हुआ है, तो ये बेसिकली गंद फ़ौज का डाला हुआ है, तो फ़ौज को अपना गंद संभालना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और उसके लिए जो भी कॉस्ट है। इस वीडियो पे मुझे काफ़ी सारी हेट्रेड आई, विच इज़ फाइन, पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड लेट देम, बट मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको शायद इससे एक रॉन्ग सिग्नल गया हो, और पीपल हु काइंड ऑफ रीच्ड आउट टू मी, और वो लोग जो कि सख्त जमहूरी हैं मेरी तरह के, उनको ये ऑड लगा कि जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी फ़ौज को कंट्रोल करना चाहिए। उनका कहना था कि जी एक तरफ जब आप ये बात करते हैं कि फ़ौज का मुल्क के अंदरूनी मामलात और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी फ़ौज को कंट्रोल करना चाहिए, फ़ौज को तो बस पीछे हट जाना चाहिए। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जी जिस वजूहात से मैं ये बात कह रहा था वो आपके गोश गुजार करूँ। मेरा व्यू है, जैसे आपको राइट है अपने व्यूज़ का, तो मेरी भी सुन लीजिए। अच्छा जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस दिन तक पाकिस्तान में फ़ौज मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देती रही और इसकी सियासत में दखल देती रही और उसकी कोई कीमत उसे न अदा करनी पड़ी, उस दिन तक फ़ौज ये करती रहेगी। अगर जनरल ज़ियाउल हक पे, जनरल मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा था, तो क्या जनरल मुशर्रफ ने उसकी कोई कीमत अदा की? क्या वो आगे आर्टिकल 6 प्रोसेस हो सका? नहीं। फ़ौज ने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान नहीं आने दिया, उसको मुल्क से बाहर रखा, बिकॉज़ वो ये प्रेसिडेंट सेटअप नहीं करना चाहते कि अगर कोई जनरल कुछ करेगा तो उसको कॉस्ट आएगी। फ़ौज जिस दिन तक मुल्क के मामलात में दखल अंदाज़ी करके बग़ैर कीमत दिए आराम से पीछे हट सकती है, वो दोबारा भी ये करेगी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, 1999 का। मैं गडानी में पोस्टेड था और हम साउथ सिटी हॉस्पिटल है कराची में, बच्चे वहाँ आया करते थे, अक्सर छोटे थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स थे जो कि बच्चों को देखते थे। तो एक दिन किसी वजह से हम वहाँ आए हुए थे और उसके वेटिंग रूम में मैं बैठा था, और टीवी जब ऑन हुआ है और चल रहा था तो एक जनरल मुशर्रफ आए और जनरल मुशर्रफ ने आके एक तकरीर की कि मैंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दी। हाउ ब्लडी डेयर यू! 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क के अवाम ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, और आपका ये कहना कि चूंकि उसने आर्मी चीफ को हटाया है तो मैं उसको हटा रहा हूँ, हू द हेल आर यू? एक सरकार के डिपार्टमेंट के आप एक हेड हैं, आपको वज़ीर आज़म जब चाहे लगा सकता है और जब चाहे हटा सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसा महकमा बन चुका है जिसने मुल्क के हर कारोबार, हर बाकी तमाम महकमों का सत्यानाश इस एक्सटेंट तक कर दिया है कि वो मुल्क ऑलमोस्ट खोखला हो चुका है। अब आप इस दफ़ा भी जो आपने गंद किया वो बग़ैर आप कुछ उसकी कॉस्ट लिए आप पीछे हट जाएं, तो ये कहाँ की शराफत या इंसाफ हुआ? इसको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में अपने डालने की कोशिश करता हूँ। शुरू करता हूँ 2016, जो लेटेस्ट, मैं पाकिस्तान 2016 में छोड़ दिया मैंने। छोड़ने से चंद माह पहले मेरे एक दोस्त हैं सलमान दत्ता, मेरे एयरफोर्स के बैचमेट। उनके वालिद साहब एयर वाइस मार्शल दत्ता थे। एयर वाइस मार्शल एयरफोर्स में फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है, और सलमान दत्ता मेरा बैचमेट था एयरफोर्स में। बड़ी अच्छी फैमिली, फ़ौजी फैमिली थ्रू आउट। तो सलमान का मुझे दोपहर को फ़ोन आया, आई रिमेंबर इट वाज अ संडे, तो मुझे कॉल करता है, कहता है यार
आशिर अगर फ़ारिग है तो क्या तू थाने आ सकता है? मैं वो भूल गया हूँ, मेरे ख्याल वो ख़याबान शमशीर उसका नाम है, जो विलेज होटल से सीधी कुरंगी रोड की तरफ जाती है। तो कुरंगी रोड और उसकी उसकी इंटरसेक्शन पे एक छोटा सा थाना बना हुआ है। कहते यार मैं इस थाने में आया हूँ, देयर आर सम पीपल हु आर बीइंग वेरी ऑब्नॉक्शियस, तो कैन यू कम ओवर, ज़्यादा लोग हैं। मैंने कहा यार श्योर, मतलब मेरा भाई है सलमान दत्ता, ऑनेस्टली मेरा बैचमेट है, जान हाजिर है हमारी एक दूसरे के लिए। मैं उसी वक्त गाड़ी में बैठा हुआ, आई वेंट ओवर टू दैट थाना। हुआ क्या? हुआ यह है कि सलमान दत्ता अपने घर से निकल रहा है और साइड रोड है उसकी, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, इसकी लाइट ग्रीन है, ये अपनी ग्रीन लाइट में जा रहा है। यहाँ से रेड लाइट में एक गाड़ी आती है और उसको टी बोन कर देती है। सलमान दत्ता वीगो चला रहा है और वो दूसरी कोई कार है जिसने आके उसको साइड से मारा। लाल बत्ती तोड़ती हुई वो कार आती है और उसको मार देती। कहता है शुरू में तो ये बड़े सिविल थे, 2-3 आदमी बैठे हुए थे कि वो जी सॉरी बस हमने नहीं देखा जी, तो इसको चले कुछ कर लेते हैं, वो रिपोर्ट करनी है जी, तो थाने चलते हैं। कहते जैसे ही थाने आए सब उल्टे हो गए। इन्होंने थानेदार को भी यही कहा कि हम ISI के हैं। तो कहता वो थानेदार भी उल्टा मुझ पे गर्म हो गया कि भाई ट्रैफिक सिग्नल इन्होंने तोड़ा, लाल बत्ती इन्होंने तोड़ी, टी बोन इन्होंने मुझे किया और अब मुझे कह रहे हैं कि कसूर मेरा है और मैं इनकी गाड़ी ठीक कराऊं और इनको पैसे दूं। ये मतलब कहाँ का इंसाफ है? और ये इतनी छोटे लेवल पे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट पे यू आर गोइंग टू थ्रो योर वेट अराउंड। मतलब मैं आपको जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मुल्क का कोई ऐसा काम नहीं रह गया, कोई छोटी से लेके बड़ी से बड़ी हरकत तक ऐसा नहीं रह गया जिसमें आपने इंटरफेयर नहीं करना या ISI या MI या फलाना बीच में ला के आपने शहरी को इंसाफ नहीं लेने देना। मैं भी वहाँ जाके बैठ गया। मैं चूँकि अभी फिल्म भी की थी और थानेदार भी जानता था, ISI वाले ख़ुद भी जानते थे मुझे। दे ऑल्सो न्यू कि जी ये बात इस ट्रैफिक एक्सीडेंट तक फिर नहीं रहेगी, ये फिर ऊपर तक तो जाएगी। सो दे वर ऑल्सो लिटिल के यार अब मतलब ज़ाहिर है इतना बड़ा रौला तो इस बात पे कोई डालना नहीं चाहता था। इतने में कर्नल साहब भी उनके आ गए और फिर आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि अच्छा जी चलें फिर हम अपनी गाड़ी खुद ठीक करवा लेते हैं और आप अपनी गाड़ी खुद ठीक करवा लीजिए। हाउ कैन यू गेट अवे इन एवरी इंस्टेंस विदाउट पेइंग अ प्राइस? जब अगर आपकी गलती है तो वो आपकी गलती है एंड यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। दैट इज द बेसिस फॉर ऑल जस्टिस एंड एवरीथिंग इन द सोसाइटी। कानून आपके लिए बराबर होना है। सो हर चीज़ में आपने इंटरफेयर किया हुआ है, हर कारोबार में आपने इंटरफेयर किया हुआ है। दूसरा वाक़या जो मुझे उस दिन मैं ऐसे याद आ रहा था, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज पोस्टेड इन क्वेटा, तो एक दिन हाँ स्टाफ गाड़ियाँ पकड़ के लाते रहते थे हम, ये स्मगलिंग की चमन की गाड़ियाँ होती हैं, और मुझे फ़ोन आता है, मैं ऑफिस से उस वक्त निकल रहा था कि वो जी ये जो आपका स्टाफ है गाड़ी पकड़ के लाया, ये हमारी गाड़ी है। तो मैं ISI से बोल रहा हूँ तो ये गाड़ी छोड़ दें। अब टिपिकली होता क्या, काबली गाड़ियाँ जो हैं इनको उन्होंने उस दौर में लेटर इशू किए होते थे, ISI का लेटर होता था, जी हमारा इन्फॉर्मर है, बस इसको आप ये गाड़ी चला रहे। और ज़ाहिर है पुलिस हो गई, कस्टम हो गया, फलाना हो गया, वो लेटर हम देखते थे, अच्छा भाई तू जा, ठीक है। अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसके फिर लेटर भी कोई नहीं है, पकड़ के उसे ले आए तो जनाब पता चला जी पीछे फ़ोन आ रहे हैं, जी ISI का है, इसे आप छोड़ दें। मुझे अभी भी उस गाड़ी का नंबर के नंबर्स याद हैं, उसका पहला जो प्रीफिक्स थे वो याद नहीं थे, पता नहीं QSE था, QAE था, पता नहीं क्या था, लेकिन जो आखिरी 3 नंबर थे वो 280 या 580 थे कि जिसको छोड़ दें, हमारी गाड़ी है। मैंने कहा उस पर लेटर नहीं था। ओ नहीं सर वो बस नहीं था ना जी, आप उसको छोड़ दें। अच्छा ठीक है। वो मैं गाड़ी में निकल रहा था, मैंने वायरलेस पे, हमारा मशाल खान होता था प्रिवेंटिव हाउस पे, मैंने उसे मशाल कहा, मैंने कहा मशाल ये गाड़ी लेने जो भी आए इसको छोड़ दे। अच्छा अब इसकी कॉस्ट आती है ज़ाहिर है इन बातों की, मतलब मेरा स्टाफ मेहनत करके चीज़ें गाड़ियाँ पकड़ के लेके आ रहा है, तो उसमें जब ऐसे आप कोई चीज़ छोड़ देते हो तो ज़ाहिर है मोरल डाउन होता है कि क्यों भाई क्यों छोड़ रहे हो। बट अब ज़ाहिर है क्या करें, कुछ चीज़ों में मजबूरियाँ आती हैं, तो मैंने कहा ओके जान दो उसकी। अब मैं घर की तरफ आ रहा हूँ गाड़ी चलाता हुआ,
आगे आई यूज्ड टू लिव इन अ प्लेस कॉल्ड सैटेलाइट टाउन। घर के जब मैं करीब पहुंचा हूं तो मैं देखता हूं कि लेफ्ट साइड पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, फिर काबली गाड़ी है। हम कस्टम वाले काबली गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त पहचानते हैं। काबली गाड़ी है और उस पर वही नंबर लगा हुआ है, वो 280 या 580 और वही प्रीफिक्स। मतलब ये तो अभी पकड़ी हुई खड़ी है हमारे पास, ये दूसरी है क्या फिर जा रही है, ये क्या हो रहा है? और वो भी काबली गाड़ी है। अच्छा, मैंने एक स्क्रैम्बल पे एक गाड़ी खड़ी रखी होती थी कि जो कि फुल टाइम रेडी होती थी प्रिवेंटिव में। तो मैंने वॉकी टॉकी वही वायरलेस पे मशाल खान को कहा, मैंने कहा मशाल गाड़ी भेज, मैं इधर खड़ा हूँ। वो गाड़ी आई, 5 मिनट में पहुँच गए। मैं कहा इस गाड़ी को पकड़ लो। उसको पकड़ लिया, ले गए। और मैंने मशाल को साथ ही वायरलेस पे कहा कि वो जो मैंने पहली गाड़ी कही है छोड़नी, वो अब नहीं छोड़नी, उसको रोक ले। कहते जी ठीक है। 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आ गया कि जी वो जी हम गाड़ी लेने गए थे, वो आपके लोग गाड़ी नहीं छोड़ रहे। मैं कहा जी उसकी एक वजह है, आपने जो गाड़ी मुझे कही कि ये आपकी गाड़ी है, उस तरह की तो उसी नंबर की 2 काबली गाड़ियाँ, अभी मैंने दूसरी भी पकड़ ली है। तो इसमें से अब वी हैव टू डिटर्मिन कि आपकी कौन सी है और तो कौन सी छोड़नी है और कौन सी नहीं छोड़नी। थोड़ा सा हंसे, कहते जी वो दोनों हमारी हैं, आप दोनों ही छोड़ दें। देखिए कहानी असल में क्या है, कहानी असल में ये है कि आपके जो जानने वाला है, आपने 4 लोगों से पैसे भी लेके आपने उन्हें एक लेटर इशू किए हैं और एक लूट डली भी। हर अफसर जो एफसी का बलूचिस्तान से वापस आता था उस दौर में, अभी मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, बलूचिस्तान में पोस्टिंग करके वापस जाता था तो एक गाड़ी तो स्मगलिंग की वो अपना हक समझता था कि मैं लेके जाऊंगा। यार तो ये फिर बाकी अवाम किस लिए बैठी हुई है, इनका भी फिर उतना कोई हक है? मतलब आपने अगर प्लॉट भी लेना है, आपने गाड़ी भी लेनी है, आपने फलाना भी करना है, वो व्हाट्स द अदर पीपल डूइंग हियर? और पिछले दिनों जब यही हेटरेड मेरी तरफ चल रही थी तो एक इनका कोई पीटीआई वालों का ही है, मेरा ख्याल अदील राजा है कि क्या, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था। वो अपने वीडियो में कहता है कि जी मुझे एक 3 स्टार ने आशिर के बारे में एक कुछ फाइल और कागजात दिए थे, अपने वीडियो में ख़ुद कह रहा है। और उसने कहा जी इसके ख़िलाफ़ आप नेशन में भी लिखें और फलाना। तो कहता है जी उस वक़्त मैं कन्विंस्ड नहीं था कि जी ये तो अच्छा आदमी है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन चले मैंने लिख दिया। अब मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही खबीस आदमी है, तो इसके ख़िलाफ़ तो वाकई लिखना चाहिए था और फलाना करना चाहिए था। और अदील राजा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने ये बात रिकॉर्ड पे लेके आए कि मैं एक कस्टम अफसर जो उस दौर में पाकिस्तान की कस्टम्स रिफॉर्म्स पे काम कर रहा था, उसके पीछे 3 स्टार जनरल जानबूझ के गलत आपसे लिखवा रहे थे। ये तो खैर डॉन के फ्रंट पेज पे रिपोर्टेड है कि हमारा जो प्रोजेक्ट जो कस्टम्स रिफॉर्म्स का था, जिसमें हमने ऑटोमेशन की और कंप्यूटराइज किया सिस्टम, वो ऐसा ही नहीं रुकवाया था। लोग मुझे ये कहते हैं कि जी आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। आप मुझे बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो फ़ौज को पॉलिटिक्स में रोल देना चाहती हो, जो हिस्टोरिकली मानती रही हो कि जी हम सेम पेज पे हैं, और जिसका लीडर आज भी ये कहता हो कि आपने न्यूट्रल नहीं रहना बल्कि मेरे साथ खड़े होना, तो क्या कोई ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो इस पार्टी को एक्सेप्ट कर सकता है जो कि फ़ौज को पॉलिटिकल रोल देना चाहती है? मैं सबसे बड़ा खान साहब का सपोर्टर होऊंगा अगर वो आज क्लियर कट सामने आए। आप कहते हो ना हकीकी आज़ादी, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप आज क्लियरली ये अनाउंस करो ना कि मेरी हकीकी आज़ादी का ये मतलब है कि मैं फ़ौज का सियासत में कोई रोल नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपका सबसे पहला सपोर्टर होऊंगा। लेकिन आप तो ये नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हो कि फ़ौज का सियासत में रोल होगा और वो मेरे साथ खड़ी होगी। जो मेरा सबसे पहला एक्सपोजर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो एक्सपोजर हुआ 2012 में, जब कि 2013 के इलेक्शन होने वाले थे। तो मैं सीवीयू के ब्लॉक 1 में रहता था, मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, ब्लॉक 1 में ग्राउंड फ्लोर का मेरा अपार्टमेंट था एक। अचानक एक दिन जब मैं दफ्तर से आया, शाम को टिपिकल 6-7 बजे आता होता था, तो वहाँ मैकडॉनल्ड्स के पास
एक बड़ा सा जो भी उन्होंने अपना तंबू टाइप की कोई एक चीज़ सड़क पे लगाई हुई थी, उस पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे और वो एक गाने बड़े ज़ोर के फुल वॉल्यूम बाया बाया जो भी वो लगे होते हैं और शोर मचावत। चलो कोई बात नहीं, इंसान दफ्तर से आता था, काबा 6-7 बज रहे हैं ना, वी वांट टू गो होम, वी वांट टू बी विद आवर चिल्ड्रन, और मेरे घर के बाहर एक ज़ोर के गाने लगे हैं, तो यही सोच रहा था कि चलो यार 1-2 घंटे में बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मतलब इस मुल्क में पहले भी और भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, पहले भी इलेक्शंस होते थे, इस तरह सिविलियन इलाकों में बदतमीज़ी, ये वॉल्यूम, रात के रोज़ 3 बजे 4 बजे तक हमारे घर के बाहर, और पूरा सीव्यू सुनता था, इट्स अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, ये फुल वॉल्यूम पे गाने लगे होते थे। किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बच्चों ने स्कूल जाने हैं, हम खुद थके आ रहे दफ्तरों से घर आए हैं, वी नीड सम रेस्ट, गेट योर स्टूपिडिटी आउट ऑफ हियर। आप ये बुलिंग जो है, और ये बुलिंग आप क्यों कर रहे थे और कैसे कर रहे थे? डीएचए तो ऐसी जगह है जहाँ पे सीपीयू पे हम रहते थे, क्योंकि मैंने तो फिल्म भी बनाई है वहाँ, तो आप कैमरा निकालें तो डीएचए वाले भागे भागे आ जाते हैं, ओए कैमरा कैसे आपने निकाल लिया, यहाँ तो आप वीडियो नहीं बना सकते। अगर वहाँ पे सारी सारी रात ये गाने चलते रहते थे, तो ये फैज़ हमीद पीछे मौजूद था तो चल रहे थे ना, फौज आपको सपोर्ट कर रही थी तो चल रहे थे। इट्स नॉट अ सीक्रेट, दिस आसिफ गफूर बिजनेस, दिस रिजेक्टेड की ट्वीटें, ये फैज़ हमीद की सपोर्ट, दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट ऑन द सेम पेज, व्हाट वाज इट? इट इज वो नेक्सस ऑफ फौज एंड दिस सिविलियन बुलीज, जो कि मुझे सीव्यू पे तो मेरे घर के बाहर बुली कर सकते थे ना, क्योंकि आपके साथ फौज खड़ी थी। बाकी तो आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी हो तो देखते हैं ना कि जी कौन किसको बुली करता है, बट आपके पीछे एक फौज खड़ी है, एक नेक्सस, एक फैज़ हमीद, एक हाइब्रिड गवर्नमेंट, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की जड़ों में बैठ गए हैं और इसका यहाँ तक सत्यानाश कर दिया है। और मेरे जैसा कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि फ़ौज का कोई भी पॉलिटिकल रोल उस मुल्क में हो। आपको 3 दफ़ा मौके मिले, आप लोगों ने डायरेक्टली इतना अरसा हुकूमतें की। अगर आप उस मुल्क का भला चाहते तो you've had your chances, you could have done it, लेकिन you did not, and you have had problems। और फिर अब आपने अपनी एक हाइब्रिड बनाया हुआ है जो कि बेसिकली आपका साथी है, और वो साथी वहां पे बैठ के हमें बुली आपके सर पे करता रहा। आई एम श्योर कि सीव्यू का बहुत सारा सिटीजन जाता होगा डीएचए के पास कि भाई ये की मुसीबत साढ़े गल पाई है, ये गाने बंद कराएं, मतलब कोई शराफत है? इस मुल्क में पहले भी इलेक्शन होते रहे, इस तरह तो हमारे सरों पे ढोल नहीं बज रहे होते थे। बट दैट बुलिंग continued. Why? Because of this nexus, this hybrids which were created. आज भी वो हाइब्रिड मौजूद है, और ये जब तक ये क्लियरली हटते नहीं एक दूसरे से, और कौन इसको हटाएगा? दिस मिलिट्री, देयर हैज टू बी अ क्लीन ब्रेक बिटवीन दीज टू। एंड शुड वी ट्रस्ट देम? शुड वी जस्ट सिंपली ट्रस्ट देम कि अच्छा जी इन्होंने कह दिया कि जी अच्छा नहीं अब हम न्यूट्रल हैं, तो हम मान जाएंगे आप न्यूट्रल हैं? अगर आपको इसकी कॉस्ट नहीं आएगी तो मैं किसी सूरत नहीं मानता कि आप न्यूट्रल हैं। यू हैव टू प्रूव इट। दिस डाइवोर्स हैज टू बी सिंपल, इट हैज टू बी स्ट्रेट, इट हैज टू बी विजिबल, वी मस्ट बी एबल टू सी इट। अब ज़ाहिर है हमें चूंकि नज़र आ रहा था जी बहुत अरसे से कि मुल्क कहाँ जा रहा है, फौज के हाथों कहाँ जा रहा है, हाइब्रिड्स के हाथों कहाँ जा रहा है, तो हमने जो हमारे जैसे मेरे जैसा आदमी जिसने सुबह दफ्तर जाना है, जिसने अपने बच्चे पालने हैं, जिसने बुली होना है, तो वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि यार लानत भेजो इस काम पे। हमने तो चलें जो भी गुजार ली, हमारे बच्चे ये नहीं गुजारेंगे। आई मेक श्योर ऑफ दैट। तो जो हमारी ड्रीम्स थी ना जी, कि जहाँ पे हम पैदा हुए बड़े हुए, यहाँ पे एक छोटा सा आखिर में घर होगा, हम रिटायर्ड होंगे, अपने कुत्ते के साथ वॉक किया करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शाम को बैठ के ब्रिज खेला करेंगे। वी गिव अप दैट ड्रीम, वी सैक्रिफाइस्ड इट, वी केम टू अ न्यू कंट्री। अपने बच्चों को यहाँ ले आए, यहाँ एक छोटा सा घर बनाया, यहाँ कोई
मेरे घर के बाहर रात को म्यूज़िक नहीं बजा सकता, जितनी मर्जी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो कोई बुली नहीं कर सकता। और अगर आपका ख्याल है कि आप 7,000 मील दूर बैठ के वहाँ से या यहाँ पे अगर आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो यहाँ मेरे छोटे से घर पे, मेरी छोटी सी फैमिली पे यहाँ आके मुझे बुली कर सकते हो, आई वुड लव टू सी इट। बिकॉज ये इस मुल्क हम आए ही यहाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ कानून है। और किसी कनेडियन शहरी को कनेडियन सॉइल के ऊपर कोई फॉरेन पावर, और फॉरेन पावर की यही डेफिनेशन है, फॉरेन पावर कोई गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन पावर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, या उस फॉरेन पावर का रिप्रेजेंटेटिव, आपका हाई कमीशन, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी। यू थिंक यू आर गोइंग टू कम हियर विद दैट नेक्सस एंड यू आर गोइंग टू बुली मी हियर? नो सर। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, हम हमेशा मेजॉरिटी में होते हैं और हक पे होते हैं, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं। सीव्यू के वो जो तमाम रेजिडेंट्स जिनके घरों के बाहर रात के 4-4 बजे तक ये चंद लफंटर लोग म्यूज़िक के फुल वॉल्यूम पे चलाते रहते थे और वो बर्दाश्त करते थे, तो वो लोग क्यों बुली होते थे इन बज़ाहिर चंद लोगों से? वो इसलिए बुली होते हैं क्योंकि वो मेरे और आपकी तरह के वो इंडिविजुअल हैं। वी आर दैट वन लिटिल गाय जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उससे नहीं लड़ सकता। वो नेक्सस, वो हाइब्रिड आईएसआई और ये लफंटर बुलीज़ का जो एक नेक्सस है, या कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सामने एक सिंगल इंडिविजुअल लिटिल गाय खड़ा नहीं हो सकता। और वो बहुत सारे भी हों तो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास तो उल्टे सीधे सारे फंड्स भी आ रहे होते हैं, चंदे भी इकट्ठे हो रहे होते हैं, मैन पावर भी बहुत होती है। तो आखिर में जब वो किसी लीगल फोरम पे भी जाते हैं तो उनके पास अच्छे से अच्छा वकील होता है, और ये बेचारा अकेला आदमी भले जितना भी सच कह रहा हो, वो ना वो लीगल बैटल अफोर्ड कर सकता है, ना उसका वो इन्फ्लुएंस होता है, ना वो मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सही होते हुए भी दैट लिटिल गाय वो बुली हो जाता है क्योंकि वो अप अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब ये मामला चला मेरे बारे में, जो हेट्रेड जब शुरू हुई, तो यहाँ से किसी ने एक पिटिशन चलाया, अरेस्ट आशिर अज़ीम। बाकी उस पिटिशन पे मुझे तो टेंशन तो कोई नहीं थी क्योंकि पिटिशनें चलने से, ये ऑनलाइन पिटिशनें चलने से कनाडा जैसे मुल्क के कवानीन तब्दील नहीं होते। सो यू कैन टेक दैट पिटिशन एंड डू वट एवर यू फील विद इट। बट मुझे एक आइडिया है और मैंने एक काउंटर पिटिशन चलाया कि वी सपोर्ट आशिर अज़ीम। क्यों? क्योंकि बात यह है कि वही वाली बात, एन इंडिविजुअल लिटिल गाय, कैन ही स्टैंड अप अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन अलोन? Probably not, right? But I wanted to test that out कि क्या मेरे साथ बाकी लिटिल गाइज, इंडिविजुअल्स, वो सब जमा होंगे? एंड यू नो व्हाट हैपेंड? अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो बनाने से पहले उसका रिज़ल्ट देखा, तो वो जो दोनों पिटिशन्स थी ना, उस पिटिशन पे, इनकी वाली पिटिशन पे कोई मेरा ख्याल 5,000 कुछ सिग्नेचर्स हैं और मेरी वाली पिटिशन पे कोई 8,500 से ज़्यादा सिग्नेचर्स हैं। इसकी ये वजह नहीं है कि मैं मशहूर आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं बड़ा हम्बल आदमी हूँ, मैं आप हूँ। आई एम दैट स्मॉल लिटिल गाय, दैट इंडिविजुअल who has a right to believe something, who has a right to express himself, and he cannot be bullied क्योंकि आप साइज़ में बड़े हो, आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके ख्याल में आप हर छोटे आदमी को धौंस देते फिरोगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि मैं जब मालिक लिख रहा था तो मैंने मालिक में लिखा कि मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या अदारा, खा अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, के ख़िलाफ़ बिना बरादरी, ज़बान और मज़हब की तमीज़ के अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी ज़ामिन। ये जो पिटिशन आपने मेरी चलाई, ये पिटिशन
की मेरे लिए बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंस है? ये पिटिशन मुझे ये बताता है कि यहाँ पे लोग, ईच लिटिल गाय, बग़ैर ज़बान, मज़हब और बरादरी की तमीज़ के इकट्ठे खड़े हुए हैं। हम में ये सारे डिफरेंसेस हैं। मैंने इसका डेटाबेस निकाला कि किस किस ने इस पे साइन किए हुए हैं, और क्योंकि लोगों के ईमेल्स और नाम दिए हुए हैं और एक आइडिया आपको होता है। इस पे पठानों ने साइन किए हैं, इस पे बलूचों ने साइन किए हैं, इस पे पंजाबियों ने साइन किए हैं, इस पे महाजरों ने साइन किए हैं, इस पे क्रिश्चियंस ने साइन किए हैं, इस पे मुसलमानों ने साइन किए हैं, शिया ने साइन किया, हज़ारा ने साइन किया। क्योंकि जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था और जो मुझे इससे आइडिया आया, हम ठीक होते हुए भी हार जाते हैं क्योंकि ये बुली ऑर्गेनाइजेशंस हमें बुली करती हैं। अब हमें भी ऑर्गेनाइज होना है और मुझे इससे ये आइडिया आया, मे बी वी शुड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लिटिल गाय, एंड एवरी टाइम यू आर बुलीड वी स्टैंड अप फॉर यू। जैसे मालिक में उसको कहता है ना, वो कहता है मैंने मालिक से मिलना है, कहता है अपने पीछे देखिए, तो पीछे उसके एक शीशा लगा होता है। कहता है मैं समझा नहीं, कहता मैं भी नहीं समझा था। सो बात ये है, और वो कहता है कि जी, कहते तो आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो कहता है पैसों से अगर अपने प्यारे वापस आ सकते तो मैं भी किसी को ले आता। तो कहता है फिर आपको क्या चाहिए? कहता है मुझे आंख के बदले आंख चाहिए, कमिटमेंट, ओनरशिप, ये कि कल जब किसी दूसरे पाकिस्तानी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उसके लिए वही सब कुछ करोगे जो हम आपके लिए करेंगे। आई थिंक we, the little guys, we need to organize ourselves. It's an idea. I think I need to work on this because how long ये continue होगा कि हम बुली होते रहेंगे लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा और आपका बहुत शुक्रिया।